बजट वफाकी आने में चंद घंटे रह गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब रमदे कौमी असम्बली में अपना पहला बजट पेश करेंगे। कहा जा रहा है कि ये बजट दरअसल पाकिस्तान की हुकूमत का, इस पार्लियामेंट का नहीं है, बल्कि ये IMF ड्रिवन बजट है, जिसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत सरतोड़ कोशिश कर रही है कि उनको 6 से 8 अरब डॉलर का एक नया कर्ज मिल जाए, जिससे पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्ट से बचाया जा सके। और इस डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश में IMF सबसे बड़ा ये शर्त आयद कर रहा है, वो कह रहा है कि आप जो मौजूदा साल में आपने 9,215 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया है, उसको बढ़ा के 13,900 अरब रुपए करें, यानी 1.7% ऑफ द GDP बढ़ाएं, जो पाकिस्तान की तारीख में एक साल में कभी नहीं हुआ। तो इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर ईवान सनअत व तजारत के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब ज़फ़र महमूद चौधरी साहब। उनके साथ हैं एप्टमा नाज जोन के चेयरमैन कामरान अरशद साहब, और साथ बैठे हैं मोहसिन सैयद साहब। आप पंजाब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी के पहले चेयरमैन भी हैं और इंजीनियर हैं, पेशे के लिहाज से पावर सेक्टर पे बहुत ग्रिप है। शाह जी, ये आपने सुना कामरान साहब कह रहे हैं कि सबसे महंगी बिजली भी एक रुकावट है, यानी 2600 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है इस पर, और 60-65 रुपए का यूनिट है। पूरे रीजन में महंगे हैं हम, आवाम वैसे पिस रही है और इंडस्ट्री नहीं चल रही है। तो आप चूँकि इस पावर सेक्टर में आपने बड़ा काम किया है, कोई है ऐसा तरीका कि इंडस्ट्री चल जाए, ये बिजली सस्ती हो जाए? जी बिल्कुल जुल्फ़िकार साहब, हमें ग्रोथ ओरिएंटेड अपनी सारी इकॉनमी को बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इनको हमें 9 सेंट्स पे बिजली देनी पड़ेगी। ये 9 सेंट्स पे इनको बिजली मिलेगी तो ये अपने मद्दे मुकाबिल श्रीलंका, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के साथ मुकाबला कर सकेंगे। अच्छा, जब ये मुकाबला करते हैं, ये डॉलर लेकर आते हैं। अब जब ये डॉलर लेकर आते हैं तो हमने तो बुनियादी तौर के ऊपर फोकस करना है कि हमने अपनी डॉलर की इनकम बढ़ानी है। अच्छा, डॉलर की इनकम भी बढ़ाएं और डॉलर का ख़र्चा कम करें। अब हम बिजली बना रहे हैं फर्नेस ऑयल से, वो पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट है, हम पेट्रोलियम इन कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम कोयले से बिजली बनाएं, वो कोयला जो कि हमारे मुख्तलिफ सूबों में है, बलूचिस्तान में है, सिंध में है, केपी में है। लंबी प्लानिंग है ना, कोयले की बिजली फौरन लग जाता है। 4 महीने के अंदर इतनी बिजली सस्ती हो जाएगी कि इंडस्ट्री खुद अपनी बिजली बनाएगी 4 महीने में, 4 महीने के अंदर। और मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आज हमारे सेलुलर फ़ोन को, PTCL को हमने रिप्लेस कर दिया सेलुलर नेटवर्क से, मैं आपको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि हमारी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं ये बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम सोलर के ऊपर दिन में और शाम को हम ऐसी एनर्जी के ऊपर चले जाएंगे कि ये इनके पास बेचने का लिए लोग नहीं होंगे, बायर नहीं होगा, इंडस्ट्री इनसे बिजली नहीं लेगी। अभी भी यही है, अभी भी यही हो रहा है। ये इनके अकल के नाखून लें। इनको चाहिए कि फॉरेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की प्राइवेटाइजेशन करें, अपने लॉसेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 5% पे लेकर आएँ, वरना ये दफन होने जा रहे हैं और आवाम इनको दफन कर देगी। क्योंकि 55 रुपए की बिजली या 70 रुपए 55 इंडस्ट्री को मिलते हैं, 70-72 रुपए की बिजली प्राइवेट घर वालों को मिलते हैं। इस पे बिजली नहीं बिकती। तो हमने फोकस ही इस बात पे करना है कि हमने एनर्जी को लोकल करना है और लोकल करके इसको करना है, वरना हमने ये जो पूरा सिस्टम है, सारी वो मुआहदे जो IPP से उसका क्या करें? वो तो खुद ब खुद बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि बिजली है ही नहीं। हमारा बिजली यूजर लेगा ही नहीं ना। PTCL बंद हुआ, कैपेसिटी पेमेंट दें ना लें सर, वो भी डॉलर से आ जाएंगे। आप एक्सपोर्टर को डॉलर दें, आप एक्सपोर्टर की मदद करें, कम सस्ती बिजली दे के उसको डॉलर कमाएगा। अब आप क्या कह रहे हैं? यानी मैं कह रहा हूं जी, एनर्जी सस्ती करें। कैसे? सर हम कोयले से बिजली बनाए ना अपने। कौन बनाएगा? कैप्टिव पावर कह रहे हैं सर। अभी हमारे पास जितने भी हमारे पास वो लगे हुए हैं, पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, उनको कोयले पे कन्वर्ट करें। इंडस्ट्री अपने आप को 5-5 मेगावाट 10-10 मेगावाट पे कोयले पे लेके जाए। 4 महीने लगते हैं कोयले का बॉयलर लगाने में और स्टीम टर्बाइन लगाने में। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त चाइना भरा पड़ा है रिफर्बिश्ड टर्बाइंस के साथ, स्टीम टर्बाइंस के साथ और हाई प्रेशर बॉयलर्स के साथ। द फोकस शुड बी कि अगर ये अपने आप को पावर वाले लोग ठीक नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, NTDC, CPP अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, तो हमें इनको दफना देना चाहिए। जितनी जल्दी दफनाए जाएंगे उतनी जल्दी हमारी इकोनॉमी ठीक होगी। जबरदस्ती उस तरफ चोरी चकारी, बावजूद जो गरीब आदमी है उसको फिर भी वो 70-72 रुपए का यूनिट पड़ रहा है, सब्सिडी इंक्लूडिंग आपकी क्रॉस सब्सिडी के बावजूद। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक। शाह जी, अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नहीं लगाने देगी, ज़फ़र चौधरी साहब कह रहे हैं, जो आपने कहा था आइडिया है कि छोटे कोयले के बिजली घर इंडस्ट्री खुद लगा ले।
تو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے سودر کو روک لیا تو اس کو کیسے آگے جانے دیا؟ دیکھیں گورنمنٹ کی آپ پرفارمنس دیکھیں 45,000 میگا واٹ ہم نے پاور ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں, کنیکٹڈ لوڈ ہمارا 25,000 میگا واٹ ہے. بالکل آج کل وہ کہاں سو رہے تھے این ٹی ڈی سی والے کہ 20,000 میگا واٹ نہیں کرنا. میں بورڈ پہ تھا این ٹی ڈی سی کے, میں نے 5,000 میگا واٹ کا سسٹم خود وہاں پہ میرے بورڈ نے لگایا تھا. 5 کے بعد ہر 3 سال کے بعد 5,000 میگا واٹ لگ سکتا تھا نا, تو کوئی سو رہا ہے نا. اب اس کو چاہیے کہ ہینڈ اوور کریں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز, پبلک لمیٹڈ کمپنیز جو کہ ہماری اسٹاک ایکسچینج سے پیسہ اٹھائیں. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے این ٹی ڈی سی کو اتنی ٹرانسمیشن لائن دینے کے لیے, تقریباً کوئی 15 ارب کی ایک ٹرانسمیشن لائن لگتی ہے. اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ہے, پرائیویٹ سیکٹر لگائے, پرائیویٹ سیکٹر اس لوڈ کو پورا استعمال کرے اور وہ کیپیسٹی کے بجائے سپلائی کے اندر کنورٹ ہو جائے گی اور ایوریج ٹیرف نیچے آ جائے گا. ہمارے جو سرکاری افسران ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ عقل کل ہیں, ان کے علاوہ کسی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کرنے کی, ان کو اس زون میں سے نکلنا پڑے گا. جو پرائیویٹ سیکٹر کی نالج اور ایکسپیرینس ہے, اٹ از مچ مور دین واٹ آئی ہیو سین ان این ٹی ڈی سی, ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز, ان واپڈا. ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ اس پرابلم کو سالو کریں گے, کیونکہ آپ کے پورے 45,000 میگا واٹ کو سسٹم میں لے کر آئیں گے. جب ہم 45,000 میگا واٹ کو لے کر آئیں گے, آپ کا اکنامک ڈسپیچ آرڈر جو ہے وہ فوکس کرے گا ہائیڈرو پہ, تھر کول کے اوپر اور منیمم کاسٹ کے اوپر. اور جس وقت ہم نے بجلی چاہیے ہوگی, پلس اس وقت ہم 26% انڈسٹری کو دے رہے ہیں, 40% ہم ریزیڈنس کو دے رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے جیسے ساری دنیا میں ہوتا ہے کہ 40% انڈسٹری کے پاس جاتا ہے, 26% جاتا ہے ریزیڈنس کے پاس. اور انڈسٹری از یور بیسٹ پے ماسٹر. انڈسٹری کا 99% آدمی جو ہے نا, جو بزنس مین ہے, وہ آپ کو پورے پیسے دیتا ہے, آن ٹائم پیسے دیتا ہے, اس کو کیپٹلائز کریں. لیکن ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں, گورنمنٹ ٹیکنوکریٹس جو ہیں, دے آر ناٹ پرفارمنگ ویل. ہمیں ان کے کمپٹیشن کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کو لانا چاہیے, ہمیں کمپنیز بنانی چاہیے این ٹی ڈی سی کے پیرل میں جو ٹرانسمیشن لائنز ڈالیں اور ٹیرف کے اوپر وہ بجلی سیل کریں. ڈیفالٹ بچانا نا, اب ابھی ہم سے ڈیفالٹ نہیں بچ سکتا جب آپ صحیح پالیسی صحیح ڈیسیژن نہیں لیں گے. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دوسری طرف ہم نے ڈالر اپنے جو باہر بھیج رہے ہیں نا ان کو کم کرنا ہے. ہم کھانے کی چیزیں باہر سے منگواتے ہیں, کتے کے کھانے بھی ہم باہر سے منگواتے ہیں. آپ ان پہ اس طرح سے ڈیوٹیز لگائیں تاکہ وہ ہم کمپلائنٹ بھی رہیں WTO کے, لیکن ہمارے جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہونا چاہیے. اور جو سب سے زیادہ ہے ہمارا امپورٹ بل, اس کے اندر آئل اینڈ گیس کا سیکٹر ہے, ادھر اس کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. مشینری کے اندر ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. پاور سیکٹر کے اندر لوکل مینوفیکچرنگ لے کر آئیں, ہائی پریشر بوائلرز لوکل بنائیں, اسٹیم ٹربائنز لوکل بنائیں. 1920 کے اندر ہم نے رینالا خورد کے اندر سر گنگا رام نے ہمیں پاور ہاؤس دیا. ہم نے منڈی بہاؤدین کے پاس رسول میں ہمارا وہ لگا ہوا ہے 22 میگا واٹ, 11 میگا واٹ کے 2 لگے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم نے گجرانوالا کے پاس بھی ہمارے پاس ایک جو ہے وہ 12 میگا واٹ کے 3 ٹربائنز لگی ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں لوکل بن سکتی ہیں اگر ہم انجینئرنگ انڈسٹری کو اتنا بزنس دے دیں, تو اس کی وجہ سے انجینئرنگ انڈسٹری گرو کرے گی. چائنا نے یہی کیا کہ انہوں نے بڑی 85 میں لوڈ شیڈنگ تھی چائنا کے اندر, انہوں نے لوکل بوائلرز, لوکل گیس ٹربائنز بنائے اور سارا کچھ کوئلے پہ چلایا اور اس کو چلا لیا. یعنی جو آپ کا آئیڈیا ہے وہ اسی طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل ٹربائنز بنائیں, فلوئڈائزڈ بیڈ ٹیکنالوجی پہ لے کر آئیں. اس میں نہ کوئی آپ کی سلفر ڈائی آکسائڈ نکلے گی, نہ آپ کی نائٹرس آکسائڈ نکلے گی, نہ سلفیورک ایسڈ نکلے گا. جو ماحول خراب ہوگا وہ بالکل نہیں خراب ہوتا. یہ اس وقت ہمیں پاکستان کو بتا رہے ہیں اور ساؤتھ افریقن کنٹریز کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ آئل نہ نکالیں. گورے کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہماری وہ خراب کر دیں گے اوزون لیئر کو. اوزون لیئر انہوں نے خراب کیا, وہ اس کو ٹھیک بھی کریں گے. ہمارا کام یہ کہ اپنے آپ کو انرجی کرنچ میں سے نکالیں. اور یہ جو ڈالرز ہمارے جو ٹیکسٹائل والے اور یہ جو ہمارے سپورٹس گڈز والے کماتے ہیں نا, یہ گاڑیاں مہنگی گاڑیوں والے اس کے اوپر ایلسیاں کھول رہے ہیں. یہ چاہے EV ہو چاہے نارمل گاڑی ہو. انڈیا کی پالیسی یہ ہے کہ آپ CKD پیرنٹ کمپنی باہر سے لاتی ہے, گاڑیاں بناتی ہے, ایکسپورٹ کرتی ہے, ڈالر کماتی ہے, اس کے بدلے ان کو ڈالر کی امپورٹ کی اجازت ملتی ہے. ہمارے ٹیکسٹائل کے اور سپورٹس گڈز کے ڈالر ان کو استعمال کرنے کی اجازت بند کریں ان کو. انفراسٹرکچر پہ یہ جو PSDP 1500 ارب کا نا سالانہ, اس پہ ڈسکس کرنا ہونا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے عوام کو کہ پاکستان میں کیا ترقی ہوگی. 1500 ارب میں سے 824 ارب روپے جو ہے وہ انفراسٹرکچر پہ لگائیں گے. اور انڈسٹریل جو ویسے تو یہ پروونشل سبجیکٹ بن گیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو فیڈرل انڈسٹری منسٹری ہے اس کو 8 ارب ملیں گے ڈیولپمنٹ میں. اور پروڈکشن سیکٹر جو اوورال ہے اس کے لیے 50 ارب اور انفراسٹرکچر کے لیے 824 ارب. اس میں ڈیم بھی شامل ہے, یعنی داسو کے اوپر وہ 140 ارب دے رہے ہیں, بھاشا کے اوپر 40 ارب روپیہ دے رہے ہیں اس کے ڈیم پارٹ کے لیے. تو مثلا کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. اب وہ چاہتے یہ ہیں, یعنی فوکس یہ ہوتا ہے کہ اگر گورنمنٹ سرکاری سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں کرتی تو پرائیویٹ سیکٹر ساتھ آگے نہیں بڑھتا.
अगर खाली प्राइवेट सेक्टर को कहें तुम आगे बढ़ो तो वो क्वेश्चन कर देते हैं भी गवर्नमेंट तुम क्यों नहीं बढ़ते, तो इसलिए इन्होंने इतना बड़ा बजट दिया है। शाह जी आप क्या कहते हैं? जी जुल्फ़िकार साहब, मैं कामरा के बोर्ड पे 6 साल था मुसफ़ मीर साहब के साथ। हमने JF-17 लोकल बनाया, $25 मिलियन का बन रहा है और इस वक्त एक्सपोर्ट हो रहा है। 6 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अच्छा, $125 मिलियन का हमने F-16 ख़रीदा। मेरे हिसाब से अमेरिका को ये आधे पैसों पे वापस कर दें। हम JF-17 बनाए, अपने लिए भी बनाए, दूसरों के लिए भी बनाए। हमने टैंक्स बनाए हैं, अपने लिए बनाए, दूसरों के लिए बनाए। हम अपना 20 से 30 बिलियन डॉलर की हम अपनी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट। 20 से 30 बिलियन डॉलर की जी डिफेंस एक्सपोर्ट जनाब, और हमारे पास उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। और इंपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, उसकी वजह है ना, कुछ लोग चाहते हैं कि इंपोर्ट किया जाए डिफेंस का इक्विपमेंट, रेडार बाहर से आए। बंद कर दें, रेडार लोकल बन सकते हैं। हमारे पास कंपनीज मौजूद हैं, उनके पास इंजीनियर्स हैं जो रेडार बना सकते हैं, रेडियोज बना सकते हैं, जी, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं कामरा के बोर्ड के ऊपर 6 साल बैठा हूं। आई वाज पार्ट ऑफ द टीम जिसने JF-17 की स्टार्ट से लेके इंसेप्शन, जब उसका डीएनए बना है। IMF का JF थंडर से मुकाबला कोई ताल्लुक नहीं है, IMF से इसका ताल्लुक ही नहीं है। मैं चाहता हूं हमारा F-16 की बात कर रहे हैं। देखें F-16 वापस करें। आपको अगर आपके पास 50 F-16s हैं और आप $100 मिलियन का जहाज $50 मिलियन में अमेरिका को वापस कर दें, आपके पास 25 अरब रुपया वापस आ जाएगा, 25 अरब डॉलर वापस आ जाएगा। तो वापस वो ले लेंगे सर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि बाहर से डिफेंस का इक्विपमेंट इंपोर्ट करना F-16 के मुकाबले का जहाज हमारे पास है। बिल्कुल है सर। JF-17 एक्सीलेंट जहाज है, एक्सीलेंट जहाज है। मैं पायलट हूं, मुझे मालूम है कि JF-17 की क्या कैपेबिलिटीज हैं और J-10 की क्या कैपेबिलिटीज हैं, और हमें ये सारी चीजें लोकल हम बना सकते हैं। कामरा माशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव है, उसको ग्रो करें। हम अच्छा पाकिस्तान ये रुकावट जो है वो तो बताएं ना। एक चीज और, नेवी के हमारे पास कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, वहां पर हमें चाहिए कि अपने बहरी जहाज खुद बनाएं। एक आप चाइना से ले ले, बाकी फोटो कॉपियां तो खुद निकाले ना, उसके बाद आप ओरिजिनल भी खुद बना सकते हैं। रुकावट है उन लोगों की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे हुए हैं, जिनको बाहर के चक्कर लगा के TADA मिलता है। अच्छा, JF थंडर बना दिया, जो आप कह रहे हैं इंडिया का मॉडल है कि एक बार वो सर मैं इनकी बात 100% सेकंड करता हूँ। मैं खुद पायलट बनना चाहता था, एयरफोर्स पायलट, जिंदगी ने कुछ और बना दिया। तो मैं बचपन में प्लेन्स ही जोड़ता रहा, तो मेरा पैशन है। ये F-16 जितने आपके पास है ना, आपको इनकी कोई रिपेयर, बैकअप, सेल्स, पार्ट्स नहीं मिल रहे। आप 2-3 वैसे भी क्रैश कर चुके हैं। JF-17 एक इंडिजिनसली होम मेड विद द कोऑपरेशन ऑफ चाइनीज। ये कितने का बिक रहा है शाह जी? ये जेट फाइटर है जी। ये कितने का एक्सपोर्ट हो रहा है? ये देखें $25 मिलियन का बन रहा है, 30 में हो जाएगा, लेकिन उसके साथ जब सिस्टम जाता है ना, जब पूरा सिस्टम जाता है ना, आपके पायलट्स जाते हैं, इंजीनियर्स जाते हैं, तो बहुत सारा उसका बैकअप। एक और चीज मैं ये कहना चाहता हूँ ना कि इससे फिर आपकी लोकल इंजीनियर्स बनते हैं जो जहाज की इंजन फ्यूजलाज इंजीनियरिंग इंडस्ट्री ग्रो फैब्रिकेशन, वेल्डिंग। सर एक और मैं चीज बात हो रही थी अखराजात के कट की। अखराजात कम करने के लिए हर साल ब्यूरोक्रेसी को बॉटम 10% इवैल्यूएट करें। उनकी इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स बनती है ना, आप हर बॉटम पे तो 10% आएंगे, आप उनको उड़ाते चले जाएं। और जब आप रिटायर कर दें सर, उनको आप घर भेजें, चाहे वो 5 साल के बाद हो, 7 साल के 10 साल के बाद, अगर उनको पेंशन दे के भेजना है वो फाइन है, आई डोंट माइंड दैट। लेकिन एवरीबडी मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर। आप ये नहीं है कि अपने अफसरान बढ़ाए चले जा रहे हैं। आर्मी में भी काम करते हैं ना, मेजर के बाद कर्नल काम हो जाते हैं, ब्रिगेडियर काम हो जाते हैं। इसी तरह सिविलियन ब्यूरोक्रेसी का साइज कट डाउन करें। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि रूह तेहराल के अंदर को पता नहीं 750 करोड़ का खर्चा करते हैं 2 दिन चांद देखने के लिए ना। सो मेरा मतलब है कि ये काम हमारा जो वेदर ब्यूरो का काम है, ये और किसी का काम है। नंबर है उशर का 10%। ये बहुत सारी हमारी इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर लागू हुआ है टैक्स 10% का, और इसी वजह से लगा है क्योंकि लोग विलफुली दे देते हैं। फिर आप अपने नेबरहुड में देखते हैं तो 10% की टैक्सेशन काफ़ी जगह पे 10% पर आ गई। GST सेल टैक्स की बात कर रहे हैं? मैं GST की भी बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इनकम हो जाए तो आपके पास एक खुम्स का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है जो कि 20% इस्तेमाल हुआ है, जो विंडफॉल टैक्स को जिसको कहते हैं, या सुपर टैक्स कह लें आज का। तो आपके पास 2 मौजूद है। 10% के फिगर को ट्राई करें फॉर a lot of people। 80% ऑफ द पीपल जो है ना, 80% लोग आपके 10% के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली टैक्स देंगे और उसको सेल्फ इम्प्लीमेंट बनाएं। FBR के जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, लोग काम करें, उनका हमारे साथ कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑटो लाइन पे जाएं और वो कर लें। जो सुपर टैक्स की रेंज में आए वो 20-25% दे दें। वो भी मार्केट का जो हमारे एरियाज का रेट है 20% इज़ अ रीजनेबल रेट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जो हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना
کہ ہم نے یہ جو 18% پہ سیلز ٹیکس پہ بیٹھے ہیں، اب ہم اس کو نیچے کس طرح لے کر آئیں. اب آپ باقی ہمارے ہمسایہ ملک دیکھ لیں، ہندوستان کے جو اسٹیٹ ٹیکسز تھے اسی طرح سے اوپر تھے. منموہن سنگھ نے ہلکے ہلکے ان کو نیچے لانا شروع کیا، نیچے لے آئے. کلیکٹیو وزڈم، چیمبرز ہیں، ایسوسیشنز ہیں، سارے مل کے بیٹھیں، سب لوگ مل کے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں تو آئیں گے، لیکن گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے.